मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ई कंटेंट योजना अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई है। उसी के अंतर्गत आज मैं जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और जिस कंटेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य में संकलित है। तो आज मैं जिस बिंदु पर चर्चा करूँगा, जिस टॉपिक पर, जिस प्रकरण पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास का जो तृतीय काल है, तीसरा जो काल है रीतिकालीन काव्य। अब तक हमने रीतिकाल का नामकरण, उसकी प्रमुख परिस्थितियाँ या परिवेश, वातावरण, रीतिकालीन दरबारी संस्कृति और रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण, उसके बाद रीतिबद्ध काव्यधारा का परिचय, प्रमुख कवि, रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, तत्पश्चात रीति मुक्त काव्यधारा या सुचंद काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय, प्रमुख कवि और विशेषताओं का अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में, प्रस्तुत वीडियो में हम जो रीतितर वीर और नीति काव्य है, उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि इसका हिंदी साहित्य का जो रीति काल है उसमें ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है, लेकिन भक्ति काल में नीति और वीर काव्य का सृजन भी समानांतर रूप में हमें देखने को मिलता है और उनका एक अपना महत्व है। तो इस कारण से हम रीतितर यानी रीति काव्य से थोड़ा हट कर के इन काव्यों का भी इस काल में सृजन हुआ है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की छात्राएं, विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें, क्योंकि मैं प्रस्तुत वीडियो में बेहद ही ज्ञानवर्धक, रोचक और उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये संग्रहणीय सामग्री है। आपको इस सामग्री से यूजी के साथ साथ पीजी की जो कक्षा है उसमें भी बराबर आपको सहयोग मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में RSIS में यदि आपने ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य लिया है तो उसमें भी आपको बराबर इस वीडियो से मदद मिलेगी। बीए द्वितीय वर्ष में तो ये आपकी काम की है सामग्री, लेकिन आगे चलकर भी आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो संक्षिप्त में हम रीतितर वीर नीति काव्यों का परिचय प्राप्त करेंगे। इनके प्रमुख कवि और प्रमुख विशेषताओं का बारी बारी से हम चर्चा को अंजाम देंगे। तो पहले हम
रीति काल में जो वीर काव्यों का सृजन हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आदि काल में काव्य के अंतर्गत वीर भावनाओं का उत्ताल यानी वीर भावनाओं की उत्ताल तरंगें दृष्टिगोचर होती है, किंतु वह वीर भावना प्राय श्रृंगार के साहचर्य में व्यक्त हुई है। श्रृंगार के साथ साथ क्या है, ये वीर भावना हमें देखने को मिलती है, जबकि रीतिकालीन वीर काव्य स्वतंत्र रूप में आगे आया है और राजाओं की कीर्ति यशोगाथाओं का अतिरंजित वर्णन होते हुए भी उसमें देशभक्ति की चिंगारियाँ अपनी अद्भुत चमक दिखा रही है। ऐतिहासिकता पर आधारित होने के कारण रीतिकालीन वीर काव्य जनता को प्रेरणा प्रदान करने में भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। रीतिकाल के कवियों ने वीर भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से की है। वीर भाव है, वीर भावना है, वो हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक तो प्रबंध काव्यों द्वारा और दूसरी मुक्तक काव्यों द्वारा। प्रबंध काव्य जो जिनका सृजन हुआ है उसमें भी हमें तत्कालीन वीरता है, पराक्रम है, शौर्य है, वो देखने को मिलता है। और साथ साथ में मुक्तक है, छोटे छंदों के माध्यम से भी, मुक्त छंद के माध्यम से भी या मुक्तक काव्यों के माध्यम से भी क्या है, अपनी रीतितर जो कवि हैं उन्होंने अपनी वीर भावना को प्रदर्शित किया है। प्रबंधात्मक वीर काव्यों के रचयिताओं में लाल कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि है, पद्माकर, शूदन, खुमान, जोधराज आदि उल्लेखनीय हैं। मुक्तक वीर काव्यों की रचना करने में या करने वालों में भूषण और बांकीदास प्रसिद्ध है। तो अब हम पहले वीर काव्यों को हमने अब तक परिचय प्राप्त किया है। इसके बाद में वीर जो काव्य हैं उनके प्रमुख कवि हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं और जो कवि हैं उनका हम संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात वीर काव्यों की जो विशेषता हैं उनका हम वर्णन करेंगे और इसके बाद नीति के जो काव्य हैं उनके बारे में चर्चा को अंजाम देंगे। तो पहले हम रीतितर वीर काव्यों के जो प्रमुख कवि हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारा विशेष फोकस वीर काव्यों के जो रचयिता प्रमुख कवि है उन पर रहेगा, जिसमें गोरेलाल है, सूदन है, श्रीधर है, भूषण है, जोधराज है, बांकीदास है आदि जो कवि हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। गोरेलाल नंबर 1 लेते हैं। गोरेलाल रीतिकालीन वीर काव्यों का प्रणयन यानी रचना करने वाले कवियों में गोरेलाल का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। इनका जन्म संमत 1715 यानी 1655 ईस्वी में के लगभग हुआ था और इनकी मृत्यु संमत 1764 यानी 1707 ईस्वी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यानी यहाँ से देखा जाए तो इतिहास में मुग़ल जो राजवंश है वो अवनति के कगार पर पहुँच गया था। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हालांकि 50-60 साल
मुग़ल जो बादशाह है उन्होंने शासन किया, लेकिन उनमें वो साहस, वीर्य, पराक्रम देखने को नहीं मिलता है। यानी औरंगज़ेब ही अंतिम प्रमुख शासक था। उसके बाद में तो पतन की ओर अग्रसर हो गया था मुग़ल साम्राज्य। तो उस औरंगज़ेब के समय में इन्होंने क्या है, काव्य का सृजन किया है। ऐसे समय में ये बहु बुंदेलखंड के निवासी थे। बुंदेलखंड, जहाँ बुंदेली बोली जाती है, और कहा भी जाता है कि बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 की, भय तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। बाकी मेरा कोई इतिहास पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो अपने आप मैंने तत्कालीन परिवेश से उसका थोड़ा सा जिक्र किया है। तो ये बहु बुंदेलखंड के निवासी थे। महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि थे। महाराज छत्रसाल के दरबार में ये रहते थे। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, छत्र प्रकाश और छत्रसाल शतक। छत्रसाल की वीरतापूर्ण व्यक्तित्व की झांकी के लिए हम एक उदाहरण इनके काव्य से देख सकते हैं। छत्रसाल हाड़ा तह आयो, छत्रसाल हाड़ा तह आयो, असम रंग आनन छवि छायो, अयो हरोल बजाए नंगारो, सार धार को पैरन हारो। यानी छत्रसाल इतना प्रतापी और पराक्रमी शासक था, और ये हाड़ा राजपूत था। तो छत्रसाल हाड़ा ते आयो, जहाँ वो छत्रसाल जी जहाँ पहुँच जाते, वहाँ क्या है, तेल का मच जाता। लोग अलर्ट हो जाते, सतर्क हो जाते कि अब छत्रसाल महाराज का आगमन हो चुका है। तो लोग बाग क्या है, अपने अपने क्या है कामों में वो लग जाते थे। किसी तरह का कोई हमें अराजकता उनके राज्य में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो पराक्रमी शासक थे। असम रंग आनन छवि छायो, असम रंग आनन छवि छायो। लोग बाग क्या है, उनको देख कर ही लोगों की पीड़ा है वो दूर हो जाती, और उमंग से, हर्ष से, प्रसन्नता से मुग्ध हो जाते थे। अयो हरोल बजाए नंगारो, और एक दुंदुभी रणभेरी बज जाती थी कि अब राजा का आगमन हो चुका है। सार धार को पैरन हारो, और सारे जो आम जनता है, पीड़ा है, उसका दुख दर्द उसको वो दूर करते थे। तो ये थोड़े से मैंने आपको गोरेलाल के बारे में बताई। अगली कड़ी में दूसरा जो कवि है वीर काव्यों के सृजनकर्ता, जिसमें प्रमुख कवि है सूदन। ये मथुरा के रहने वाले थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें माथुर चौबे कहा है। ये भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के यहाँ रहा करते थे। उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए उन्होंने सुजान चरित्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। ये आपके यहाँ के ही लोकल स्थानीय कवि हैं सूदन, जो कि महाराजा सुजान सिंह या सूरजमल के ये दरबारी कवि थे, और यहीं भरतपुर में रहने वाले थे। तो आपके आसपास के ही कवि हैं।
इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सूरजमल के यहाँ रहा करते थे। उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए उन्होंने सुजान चरित नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरजमल की वीरता की जो घटना कवि ने वर्णित की है वे कपोल कल्पित नहीं है, ये ऐतिहासिक है। देखिए इनके बारे में हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और हिंदी साहित्य के इतिहास की उन्होंने एक भूमिका लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का जो विशाल शब्द सागर उन्होंने लिखा है उसकी भूमिका लगभग 300 पृष्ठों में लिखी है और वो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुई है। तो इतने बड़े विद्वान हैं, वो सूदन के बारे में टिप्पणी करते हैं कि इनके जो ग्रंथ है सुजान चरित वो कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये ऐतिहासिक है। इनकी कविता का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। तू ही अवतार भव सागर के उतारन को, सार के संभार नहीं ताव नर दूजा की दिल्ली दल हट्टन सुकट्टन मलेच्छ बेस दस जाहर प्रचंड तेज सूजा की। तो इसमें महाराजा सूरजमल की वीरता और पराक्रम है, यशोगाथा है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। अगला कवि है श्रीधर प्रयाग के निवासी ब्राह्मण थे, प्रयाग के रहने वाले थे, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज यहाँ के रहने वाले थे। इनका समय सम्मत 1737 यानी 1680 ईस्वी के आसपास माना गया है। इनका दूसरा नाम मुरलीधर है। श्रीधर जो कवि है उनका दूसरा नाम मुरलीधर है। इन्होंने जंग नामक ग्रंथ की रचना की है जो वीर भावना का ग्रंथ है। इसमें जहांदर शाह और फर्रुखसियर के बीच के युद्धों का वर्णन है। ये मुग़ल काल के कवि हैं। इनकी कविता का एक नमूना या एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जंग सुल्तानी में कहानी कैसो कीजो काम, श्रीधर छबीले राम राजा रन रंग में, 3.5 हाथ कद 10 हताहाती चंड्यो, 2 हाथ होते 1000 हाथ जंग में। दोबारा सुन लीजिए। जंग सुल्तानी में कहानी कैसो कीजो काम, श्रीधर छबीले राम राजा रन रंग में, 3.5 हाथ कद 10 हता हाथी चंड्यो, 2 हाथ हो तो है 1000 हाथ जंग में। यानी 10,000 हाथों को भी 2 हाथ क्या है, यदि मजबूत है, उनमें पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, तो 2 हाथों से भी क्या है हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। भूषण ये रीतिकाल के वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि हैं। भूषण कवि का परिचय काव्य की मीमांसा के प्रसंग में हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये वीर काव्य के उच्च कोटि के प्रस्तोता थे, प्रस्तुत करने वाले थे। इनके वीर रसात्मक काव्यों में शिवराज भूषण, शिवा वामनी, छत्रसाल दशक के वीरों के 4 प्रकारों, वीर रस के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। वीर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर व धर्म वीर का चित्रण के काव्यों में हुआ है। चारों वीरों का, दया करने वाला है वो भी वीर ही होता है, धर्म की रक्षा है करने वाला भी वीर ही होता है, दान देने वाला भी वीर होता है। हर किसी के हाथ से दान नहीं हो सकता है, कोई वीर पराक्रमी होगा वो ही दान करेगा।
धन का दूसरों को नहीं देता है लोगों का। और युद्धवीर, इनकी कविता का एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती थी वे बिजन डुलाती है, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती। तो इसका मैं संक्षिप्त में अर्थ कर देता हूँ। प्रस्तुत जो कवित्व है, छंद है, इसमें भूषण जी ने राजा जो शिवाजी है उसके शौर्य का, उसका पराक्रम है, यश है, उसकी प्रशंसा करते हुए इसमें मुग़ल राजाओं से जो युद्ध हुआ था और युद्ध के उपरांत मुग़ल दरबार की जो हरमों में रानियां बेगमें थी उनको दरबार से निकाल दिया था, तो उनकी जो दीन दशा है उसका इस छंद में वर्णन किया गया है। लिखा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे ऊंचे विशाल महलों में रहने वाली जो मुग़ल बेगमें थी, जो हरमों में रहती थी, रंग महल में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब वन में, जंगल में क्या है, खाइयों में रहती है, वो खा तो महलों में रहती थी। तो इसमें यमक अलंकार का अच्छा चित्रण हुआ है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल यानी खा तो मेवे मिष्ठान खाती थी, अब जंगल के कंद यानी एक जंगल की जो फल है उसका उपभोग करती है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। खा तो दिन में 3 समय क्या है खाना खाती थी, सुबह दोपहर शाम को, और खा जंगल की 3 बेर, झाड़ी की 3 बेर खा कर के गुजारा करती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण यानी आभूषण, इतने गहने हीरे जवाहरात वो हरमों में रहती थी, पहनती थी, तरह तरह के शाइनिंग चमक मारने वाले गहने जेवरात वो पहनती थी। अब कभी कहता है कि भूषण शिथिल अंग, अब क्या है, उनके बदन पे, उनके शरीर पे कोई आभूषण ही नहीं। बिजन डुलाती थी पे बिजन डुलाती है, और खां क्या है, महलों में वो पड़ी रहती थी, और नौकर चाकर क्या है, बिजन मानी पंखा है एक, उससे क्या है वो हवा करती थी, उनकी सेवा चाकरी करती थी। और खां अब वो जंगल में, बिजन मानी जंगल में घूमती रहती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कवि कहते हैं कि आपकी भनक, आपके त्रास से, आपके भय से, डर से नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। नगन यानी तरह तरह के नग उनके क्या है, वस्त्रों में, आभूषणों में जड़े रहते थे, और अब जंगल में क्या है, नग्न अवस्था में रहती है। तो ये मुग़ल दरबार की जो रानियां हैं, बेगमें हैं, उनकी दुर्दशा है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण ओजस्वी भाषा शैली में भूषण कवि ने किया। अगले कवि है जोधराज, तो वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि हैं। रीतिकाल के वीर काव्यों के प्रेरणाताओं में यानी रचयिताओं में जोधराज बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्होंने नीमगढ़ के राजा चंद्रभान चौहान के कहने में, यानी कहने से, हमीर रासो नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। यह काव्य संवत 1875 में लिखा गया है। इसमें रणथंभौर के महाराज हमीर देव का चरित्र वर्णित किया गया है। इनके बारे में एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है। सिंह गवन सतपुरुष बचन, कदलन फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हड़चने दूजी बार। ये महाराज हमीर के बारे में, जो कि सवाई माधोपुर के पास में हैं, रणथंभौर रियासत के ये राजा थे। इनकी हट, इनका जो दृढ़ निश्चय है, प्रणय है, उसके बारे में ये कथन
प्रसिद्ध है। सिंह गमन यानी शेर क्या है, एक बारी सिंहनी के साथ में संभोग करता है, एक बारी जीवन में गमन करता है। मनुष्य की तरह नहीं है, पशु पक्षियों की तरह नहीं है, एक बारी। और उसके उपरांत क्या है, सिंहनी के सिंह ही पैदा होता है, गीदड़ नहीं होता है। तो सिंह गमन सतपुरुष वचन, और सच्चा पुरुष एक बारी वचन देता है और उस पर वो दृढ़ निश्चित रहता है। कदलन फलत एक बार, और केले का पेड़ एक बार ही फल देता है जीवन में, फिर वो नष्ट हो जाता है, दोबारा फूटता है, फिर फल आता है। उसी प्रकार से त्रिया के तेल यानी महिला के एक बार ही तेल चढ़ता है। और उसी प्रकार से हमीर भी हट जो कर लेते हैं उसका वो पूरा करते हैं। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, दोबारा कोई प्रण नहीं करते, एक बार जो कर दिया दैट्स ऑल। अगलेर अंतिम जो कवि हैं वीर रस के, वो है बांकीदास। ये जोधपुर राज्य के चारण थे, चारण और भाट। इनका जन्म भारियावास नामक गांव में सम्मत 1828 में हुआ था और सम्मत 1890 में इनकी मृत्यु जोधपुर में हुई थी। डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया ने इनके द्वारा रचित 27 ग्रंथों का संकेत किया है। इनमें सूर छत्तीसी व वीर विनोद नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। इनकी कविता का एक उदाहरण हम देख सकते हैं, बांकीदास। नमस्कार सूरा नरा सूरा सतपुरुषा, भारत गज थाटा भिड़े उड़े भुजा डरसा। अर्थात उन पूर्ण वीर सतपुरुषों को नमस्कार है जो युद्ध में हाथियों के समूह से जा भिड़ते हैं और जिनकी भुजाएं आकाश से जा लगती हैं। तो ये आज हमने वीर काव्यों का संचित परिचय और इसके प्रमुख कवि हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब हम अगले वीडियो में रीतिकालीन वीर काव्यों की जो विशेषताएं हैं और साथ साथ में रीतिकालीन नीति काव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।